माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। हम आपको 2021 का जो क्वेश्चंस है उसको हम प्रैक्टिस करा रहे हैं और यह आप जानिए कि 2021 का जो क्वेश्चन है जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव में आपको 70 क्वेश्चन रखा गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सब है। जितने भी टॉपिक्स हैं किताब का उसमें के सभी टॉपिक्स का मेन जो पॉइंट्स है उसको क्वेश्चन के रूप में यहाँ पर लिया गया है। कारण यह है कि क्वेश्चन की संख्या बढ़ा है, 35 क्वेश्चन का जवाब देना है, 70 क्वेश्चन वहाँ पर है। तो क्वेश्चन की संख्या बढ़ा तो कहाँ से लिया जाएगा? जितने भी टॉपिक्स है उन सभी टॉपिक्स का मेन पॉइंट्स को यहाँ पर रख दिया गया है और बहुत अच्छी बात है। आप इसको पढ़िएगा ना तो आपको लगेगा कि यह सब बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हम तो कहते हैं कि 21 और 22 में जो क्वेश्चन को जो संख्या बढ़ा करके जो दिया गया है, आप तो वह उसको भी यदि बढ़िया ढंग से आप स्टडी कर लेते हैं तो जितने भी 2011 से लेकर के और 19 तक का जो क्वेश्चन सब उसमें मिल जाएगा आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह मैं कह रहा हूँ। इस बात को मानिए और उसको प्रैक्टिस में लाइए, याद कर जाइए, मेहनत कीजिए अच्छा रिजल्ट के लिए और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा आप लोगों को। हम बार बार कहते हैं कि बेहतर क्वेश्चन सब है। आप देखिए ना, कोई ऐसा टॉपिक्स ही नहीं है कि जो वहाँ से क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया है, चाहे वह आपको ठोस अवस्था हो या विलयन हो या आपको क्या कहते हैं विद्युत रसायन हो या रासायनिक बल गतिकी हो या धातु कर्म हो या पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हो या ऑर्गेनिक हो या तमाम चैप्टर से ऐसा ऐसा क्वेश्चन रखा है। विलियन चैप्टर से वांट ऑफ गुणांक का जो वैल्यू किसका ज़्यादा होता है, कितना होता है, वह वांट ऑफ आप देखेंगे एनसीईआरटी बुक में वांट ऑफ गुणांक का कुछ यौगिक का जो वांट ऑफ गुणांक मान होता है वह डाटा दिले, वहाँ से भी यहाँ क्वेश्चन रख दिया गया है क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ऐसा ऐसा रखा है कि आपको यहाँ ही है कैल्शियम नाइट्रेट का वांट ऑफ गुणांक कितना होता है। तो यह कहाँ से आएगा? ये एनसीईआरटी की किताब में ही मिलेंगे और उसका एक टेबल है, वो टेबल में उसकी वैल्यू को रखा गया है। तो कहीं ना कहीं यह मतलब कि एग्जामिनर का जो सोच है वह पूरे के पूरे एनसीईआरटी पर है। ऐसे एनसीईआरटी आप पढ़िए, लेकिन आपको क्वेश्चन कहाँ से उठाया जाएगा यह बात थोड़ा सा कठिन हो जाता है। जो एग्जामिनर क्वेश्चन उठा के रख दिया वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाता है कि नहीं? यदि आपको वह समुद्र है, एनसीईआरटी बुक क्या है? समुद्र है, कोई से कुछ उठा के रख दिया क्वेश्चन बन गया। तो एनसीईआरटी बुक का तो हर पॉइंट को हमने कहा है कि पढ़ा देंगे बहुत कम समय में, 7-8 क्लास में मैं उसको पढ़ा दूंगा। लेकिन आप ये क्वेश्चन जो पूछा है बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को समझिए और पढ़िए। कुछ अलग की कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन बैंक बनाइए और देखिए, आपको मॉडल सेट है, सब क्वेश्चन बैंक से रखा है, सबके सब मॉडल सेट है, क्वेश्चन बैंक का ही रखा हुआ है। तो तनका थोड़ी है आपको क्वेश्चन बैंक में। आप सबको यदि आप संग्रह करके आप देखिए तो आपको लगेगा कि एक एक क्वेश्चन कितने बार रिपीट किया हुआ है। और सबसे कमाल की बात यह है कि 21 और 22 का जो क्वेश्चन है बहुत बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। इस बात को आप समझिए और पढ़ते रहिए। समय कम है, अच्छा नंबर लाना है तो कोई ना कोई एक चीज़ को सहारा लेना ही ना पड़ेगा। वह किसको लीजिए? वह क्वेश्चन बैंक को लीजिए, क्वेश्चन बैंक का सहारा लीजिए और हम इसका सॉल्यूशन करा रहे हैं और इसको पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो देखिए यहाँ पर हम जो बतला रहे हैं 2021 का आगे का जो क्वेश्चन है इसको देखिए। यह है प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है। अच्छा क्वेश्चन है, प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है। यह एक लेबोरेटरी से रिलेटेड टर्म है, एनसीईआरटी में इसकी भी चर्चा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका देख लीजिए। यहाँ होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होगा, क्लोरोफॉर्म प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और क्लोरोफॉर्म है। तो आप ये जानेंगे कि प्राथमिक एमीन का जो पहचान आइडेंटिफाइड करते हैं वह क्लोरोफॉर्म प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी CHCl3 और KOH के
मिश्रण के द्वारा हम प्राथमिक एमीन की पहचान करते हैं। अच्छा को बहुत अच्छा नहीं, यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट है एस्कॉर्बिक अम्ल है। देखिए एस्कॉर्बिक अम्ल की बात कर रहा है, यह आपका विटामिन सी है। क्या है? विटामिन सी है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी के कमी क्या होता है? विटामिन सी किसमें मिलते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल में पाया जाता है। तो आप जानेंगे कि यह आपको क्या कहते हैं, स्कर्वी नामक जो रोग होता है विटामिन सी के कमी से होता है। आप लोग जानते हैं ये जल में घुलनशील विटामिन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या है? विटामिन, एंजाइम, प्रोटीन और एमिनो। यह क्या जानना चाहता है एग्जामिनर? यह क्वेश्चन सेटर जो है क्या जानना चाहता है कि एस्कॉर्बिक एसिड हो या इसका केमिकल नाम भी दे दे तो वह क्या है, एसिड है कि एंजाइम है कि प्रोटीन है कि कार्बोहाइड्रेट, यह जानना चाहे। स्कर्वी रोग होता है जो विटामिन सी की कमी होते हैं। इसका मुख्य स्रोत जो होते हैं आंवला है, आपको नींबू है, संतरा है, नारंगी है, यह जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो यह क्या हो जाएंगे? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है। यह दैनिक जीवन की रसायन से लिया है। यह कितने बार पूछा गया क्वेश्चन है। ज्वरनाशी होगा, यानी शरीर को ताप को कम करना क्या कहलाएगा? ज्वरनाशी। ताप में यानी बुखार को कम करने वाला जो होंगे वह क्या होगा? ज्वरनाशी होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ए होगा इसका आंसर। पीड़ाहारी प्रतिजैविक एंटीबायोटिक जिसको कहते हैं, यह पीड़ाहारी नाल्जेसिक होता है, ये दर्द निवारक होता है, यह प्रतिजैविक सूक्ष्म रोगों से राहत देता है ठीक करने में। चलिए देख, रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो वह कौन सा दोष होगा? शॉर्टकी दोष, फ्रेंकल दोष, एफ केंद्र, इनमें से कोई नहीं। यह आपको आप जानेंगे कि यह आपको ठोस अवस्था से क्वेश्चन है। रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान को पकड़ लेते हैं तो वह होगा आपको एफ केंद्र होगा। क्वेश्चन में आपको दिया है आंसर फ्रेंकल दोष, लेकिन फ्रेंकल दोष नहीं होगा, एफ केंद्र होता है। ऋणायनिक स्थान द्वारा घेरे गए रिक्त स्थान को, ऋणायनों द्वारा घेरे गए रिक्त स्थान को एफ केंद्र कहते हैं। और एफ केंद्र जो होते हैं आपको यह जान लीजिए कि वह जो होते हैं रंग होता है, कलर प्रदान करता है। इसका आंसर क्या हो जाएंगे? सी होगा। नेक्स्ट है कैल्शियम नाइट्रेट, CaNO के होल ट्वाइस, NO3 के होल ट्वाइस में 1/2 गुणांक। देखिएगा NCERT किताब में इसका टेबल में दिया हुआ है। पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, कुछ इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, लेकिन कहाँ तक रटने की संभव है आप ही ज़रा सोचिए। नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको NCERT ही एक ऐसा ग्रंथ है कि वही आपको मेडिकल इंजीनियरिंग 11-12 तो छोड़ दीजिए, छोटी बातें हैं। मेडिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे वहाँ पर भी सबके सब क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। आपको NCERT पर पूरे के पूरे पकड़ बनाने की ज़रूरत है। तो इसमें 1/2 जो गुणांक है इसका वैल्यू 2 होगा। देखिए है तो यहाँ पर क्या होगा? इसका 2 लिखेंगे। नेक्स्ट है कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से प्राप्त होता है। यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिया गया है और 11th के केमिस्ट्री में है, ये 12th की केमिस्ट्री में नहीं है। और यह 5-6 बार जितने अभी तक एग्जामिनेशन हुई है बोर्ड का 11 से आप 19 तक की बात, 21 तक की बात है, उसमें 5 बार क्वेश्चन पूछ दिया है। यह क्वेश्चन तो आसवन विधि के द्वारा होता है। तो यहाँ पर देखना है कि शुष्क आसवन से क्या प्राप्त होता है? फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है, फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है, याद रखें। तो कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से प्राप्त होने वाला जो केमिकल है वह फॉर्मल्डिहाइड HCHO। नेक्स्ट है A, B और C तत्वों के मानक चयन विभव का मान क्रमशः +0.68 वोल्ट, -2.50 वोल्ट और 0-0.50 वोल्ट है। तो उसकी अपचयन शक्ति क्रम है। देखिए यह क्वेश्चन आपको अपचय उपचय रिडॉक्स रिएक्शन अभिक्रिया 11th का पार्ट 2 का आपका जो है पहला चैप्टर है पार्ट 2 में अपचय उपचय रिडॉक्स अभिक्रिया, वहाँ पर सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन रखा है। क्वेश्चन में देखेंगे
और यहाँ 12 से पूछा है, पूछेगा ना क्यों, फिर भी आपको यहाँ 12 के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी तो पढ़ना है। तो वह इस तरह का अपचयन का क्रम पूछ रहा है। तो अपचयन में ए का वैल्यू दिया हुआ है 0 प्लस 0.68 वोल्ट, उसके बाद है -2.5 वोल्ट और -0.5 वोल्ट है। तो उसके अपचयन देखिए, अपचयन में जितना अधिक मान माइनस में होगा वो आगे होगा, वो क्या होगा, आगे होगा। आप ये देखेंगे कि लिथियम का, आप उसका श्रेणी में सबसे ज़्यादा लिथियम का होता है, वो -3.12 कुछ करके है, उसके बाद मैग्नीशियम है, ये सारे आते हैं। तो यहाँ जो टेबल दिया हुआ है इसमें माइनस में सबसे ज़्यादा क्या है, -2.50 वोल्ट। तो यह सबसे आगे होगा, यानी ए के बाद बी है, बी आगे होगा। उसके बाद क्या है, सी में है, कैसी है -0.5, तो -0.5 बी है। अब तब क्या है, ए है, प्लस में है, तो प्लस में के 0.6। तो जैसे जैसे आप जानेंगे कि माइनस का वैल्यू ज़्यादा होगा उसका जो है आपको अपचयन शक्ति सबसे ज़्यादा होता है, प्लस में आते आते वह क्या होता है, कम हो जाता है। इसका आंसर कर जाएंगे, ये हो जाएंगे सी होगा। बी का है ज़्यादा, माइनस में ज़्यादा है, उसके बाद माइनस में सी है, और तब ए है प्लस में। नेक्स्ट है एंजाइम क्या है, वेरी गुड क्वेश्चन। एंजाइम इज अ प्रोटीन, एंजाइम एक पचाने का काम करने वाला उत्प्रेरण है और वह प्रोटीन होता है। कार्बोहाइड्रेट दिया है, नहीं होगा, विटामिन नहीं होगा, इसमें क्या होगा, तो प्रोटीन होगा। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। अच्छा स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर देखेंगे कि एंजाइम है कहाँ है, सी होगा, प्रोटीन होगा। नेक्स्ट है सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण बहुत बार पूछा है, देखिएगा ना, बहुत बार क्वेश्चन बैंक में हमने पढ़ा रहा है, हम तो एक एक क्वेश्चन का एनालाइज करा रहे हैं। यहाँ देखें कि कितने बार क्वेश्चन पूछा है, लगभग हर वर्ष के एग्जामिनेशन में आया है क्वेश्चन। तो फेन प्लवन विधि से होता है, फेन प्लवन विधि से आपको सल्फाइड यानी खास कर जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड जो होते हैं, गेलना, लेड सल्फाइड, पीबीएस, जिंक सल्फाइड, जिंक ब्लेंड का जो है वहां पर सांद्रण किया जाता है, वह कौन है, फेन प्लवन विधि है। नेक्स्ट टिंडल प्रभाव पाया जाता है विलयन में, अवक्षेप में, सॉल में, वाष्पों में। देखिए टिंडल प्रभाव, ये टिंडल वैज्ञानिक का नाम है और यह 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह एक प्रकार के कोलाइड में पाया जाता है। टिंडल का प्रभाव वह प्रकाश की उपस्थिति के कारण होता है, वो एक प्रकार के क्या होगा, विलयन हो, क्या होगा, विलयन होगा। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट है एल्काइल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है। देखिए ऊर्ज अभिक्रिया होगा जब एल्काइल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ ईथर के उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो एल्केन बनता है। यह अभिक्रिया ऊर्ज ने दिया था, इसलिए इसे ऊर्ज अभिक्रिया के नाम से जानते। कहे ना कि एक एक क्वेश्चन यहाँ देखिए, इसी में हम पिछले क्लास में इसी में से बताए थे फिटिग अभिक्रिया जो डाइफिनाइल देता है, यहाँ ऊर्ज अभिक्रिया है, ऊर्ज अभिक्रिया अलग है, फिटिग अभिक्रिया अलग है, ऊर्ज फिटिग अभिक्रिया अलग है। 2 तो यहाँ मिल गया आपको, ये लगे आपको हेलो एल्केन का क्वेश्चन है, कितना मजेदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पर होगा कौन होगा, ऊर्ज अभिक्रिया ये होगा। कोलबे अभिक्रिया नहीं होगा, सैलिसिलिक अम्ल होता है, क्लीमेंसन नहीं होगा, मिथाइलिन देता है, तो यह कौन होगा, यह होगा। इस तरह से बेहतर क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमियम H2O के होल 4Cl2 आयन संकुलन में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह भी कई एक बार रिपीट किया है बोर्ड एग्जामिनेशन में। और यहाँ पर इसका बहुत अच्छा ट्रिक मैं बतला दूं कि क्रोमियम का पूछ रहा है, H2O जल है, जल का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, यौगिक है। तो बच गया क्लोरीन, कै गो क्लोरीन है, 2 गो, तो एक क्लोरीन -1 तो 2 -2 होता है, यानी 2, तो 2 है आ एगो प्लस है, तो 2 गो आ एगो कितना
3। इसका आंसर क्या हो जाएंगे? 3 हो जाएगा। अच्छा तरीका मैं बता दूं कि क्लोरीन है, यदि यहाँ माइनस रहता तो घट जाता, प्लस रहता तो क्या हो जाएंगे? जुट जाएगा। प्लस में जुटेगा, माइनस में घटेगा। 2 क्लोरीन और 1 प्लस है तो 2 प्लस 1 3 प्लस हो गया। निकाल करके भी देख सकते हैं। इसको x मान लेंगे, ये 0 हो गया तो x प्लस 0 अब माइनस 2 बराबर प्लस 1, तो इन्हें माइनस, तो इन्हें माइनस इन्हें जाएगा तो प्लस में हो जाएंगे, प्लस 2 जोड़ 1 प्लस 3 हो जाएंगे, तो x बराबर कितना है? प्लस 3 हो जाएंगे, यानी क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या प्लस 3 होगा। नेक्स्ट है अभिक्रिया CH3CN हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस को क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम प्लस के उत्पाद है। देखिए यह जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन आपको दिया है कहाँ से, तो जान लेंगे कि एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल में। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वहाँ पर इसकी चर्चा किया गया है, और एमीन का नहीं है, हमने एमीन में देखा नहीं मिला, और वहाँ पर आपको उत्पाद के रूप में जो है आपको CH3CONH2 बनेंगे, CH3CONH2 बनेंगे। तो यहाँ पर आपको एसिटामाइड है, और इसको और एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे तो बनेगा एसिटिक एसिड। तो यहाँ दोनों होने की संभावना है, लेकिन एक फेज और आगे बढ़ाने पर तो यह फर्स्ट फेज में क्या बन जाते हैं? CH3CONH2 एसिटामाइड। इसका आंसर क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बंध सबसे प्रबल है? आप जानेंगे कि जिस तत्व का विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होगा उसका प्रबल आबंध सबसे अधिक होगा, और तमाम तत्वों में सबसे ज़्यादा फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है, इसलिए उसमें एक फ्लोरीन के बीच जो एकल बॉन्ड बनता है, क्योंकि फ्लोरीन के परमाणु संख्या जो होते हैं वह 9 होता है, और 9 होने के कारण उसके प्रथम कक्षा में 2 और बाहरी कक्षा में आपका जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आपको जो होते हैं वह 7 हो जाएगा। 7 होने का मतलब है कि वहाँ पर अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होगा। और इसकी आकार भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे ऊपर कौन है? फ्लोरीन है। तो जितना सबसे ऊपर रहेगा उसका विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर F का जो है विद्युत ऋणात्मकता यह होगा। नेक्स्ट है विटामिन ए कहलाता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर है। विटामिन ए की जो बात किया गया है, यह विटामिन ए जो होते हैं वह आपको यहाँ पर केमिकल नेम पूछ रहा है। एस्कॉर्बिक एसिड, यह जो है विटामिन सी होते हैं। रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए है। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर है। यहाँ पर ये हो जाएंगे, इसका हो जाएंगे आपको रेटिनॉल। कैल्सीफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल जो होते हैं विटामिन डी का होता है। और टोकोफेरॉल यहाँ दिया है विटामिन ई का होता है। तो सबका यहाँ पर कितना गजीब क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअली यह बायोलॉजी में होना चाहिए। विटामिन जो है वह बायोलॉजी के लिए है, और इसका नाम वगैरह दिया है, केमिस्ट्री में इसकी केमिकल नेम इसका दिया ही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछ भी सकता है। यहाँ रखा है, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। इसका नाम दे करके इसका क्या कहते हैं, नाम दे दिया विटामिन, कौन सा विटामिन का कौन सा केमिकल नेम होता है। तो अक्सर आपको एस्कॉर्बिक एसिड जो होते हैं एस्कॉर्बिक के लिए होता है, विटामिन सी के लिए होता है केमिकल नेम, रेटिनॉल विटामिन ए के लिए होता है, उस कैल्सीफेरॉल विटामिन डी के लिए होता है, और टोकोफेरॉल विटामिन ई के लिए होता है। ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। तो इसका आंसर हो गया रेटिनॉल। नेक्स्ट है हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। देखिए स्वतंत्र अवस्था में तो सोना पाया जाता है, चांदियो है, कॉपरो है, लेकिन यह तीनों ऑप्शन है तो यहाँ पर कौन होगा? सोना होगा। फ्रीली स्टेट में पाया जाने वाला, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन होगा? तो सोना कहिएगा। चांदी भी ऑप्शन है, यदि सोना न रहता तब चांदी होता, चांदी न रहता तब कॉपर होता। तो आप यह मान के चलेंगे कि स्वतंत्र अवस्था में जो धातु पाया जाता है वह होंगे सोना। सोना से एक और क्वेश्चन पूछा गया है,
वह ऑक्सीकरण अवस्था 1+1 भी होता है। ऑक्सीकरण अवस्था वाला हमने चर्चा किया था। तो यहाँ पर क्या होगा, सोना होगा। सोना एक ऐसे धातु है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। तो लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखिए आजकल जानते हैं कि कितना अच्छा क्वेश्चन है, मतलब लोहे का उत्पादन और लोहे में जंग लगना कितना जो है कि इस तरह की बातें होती हैं। तो उसको नष्ट होने से बचाया जा सकता है। वह आयरन कैथोड बनाकर, आयरन को क्या करेंगे, कैथोड बनाकर के इसको जंग लगने से रोक सकते हैं। तो इस तरह की क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएंगे ए हो जाएगा। नेक्स्ट है इथेनॉक्सी ईथेन कौन है? इथेनॉक्सी ईथेन कौन है? तो ईथर है C2H5O और फिर ईथेन है तो C2H5। तो यानी C2H5 CO C2H5 कौन होगा? यहाँ C होगा। ईथर से क्वेश्चन पूछा है, इसका नोमेनक्लेचर से पूछा गया है। यह अच्छा क्वेश्चन है और यह जो इस तरह से आपको पूछे जाएंगे इसका हो जाएंगे यह मेथेनॉक्सी मेथेन है, यह आपको मेथेनॉक्सी इथेन है, यह इथॉक्सी इथेन है, इसका सी हो। नेक्स्ट है निम्न में से किसमें मैग्नीशियम है? देखिए यह जटिल यौगिक क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम धातु किसमें पाए जाएंगे? तो क्लोरोफिल में। हरित लवक में पाया जाने वाला धातु कौन है? तो होगा आपको मैग्नीशियम, या क्लोरोफिल कहिए या हरित लवक कहिए, इसमें पाया जाने वाला कौन है? तो है आपको मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम है किसमें? क्लोरोफिल, यह होगा। हीमोग्लोबिन कहा, तो हीमोग्लोबिन में होता है आपको आयरन। हीमोग्लोबिन में कौन धातु? आयरन। और विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तो यहाँ देखिए क्लोरोफिल की बात किए हैं तो यहाँ पर हो जाएंगे मैग्नीशियम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बनेगा कि हीमोग्लोबिन में कौन धातु है? Fe आयरन, और विटामिन B12 में जो होंगे C कोबाल्ट। तो यह 3 और अच्छा क्वेश्चन बना यहाँ पर। इसके अलावा 2 और अच्छा बना। ये मैग्नीशियम ये क्या है? आयरन है। ये क्या है? कोबाल्ट। तो विटामिन B12 में कौन सा विटामिन होते हैं, कौन सा धातु होते हैं? कोबाल्ट। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु? आयरन। और क्लोरोफिल में कौन सा धातु? मैग्नीशियम। यह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपश्वसन यौगिक से लिया गया है और तीनों की चर्चा है, क्लोरोफिल का, हीमोग्लोबिन का और विटामिन B12 का। तो इस तरह से बहुत अच्छे क्वेश्चन को हमने आप लोगों को दिया है। हम बार बार कहते हैं कि इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इतना मज़ेदार क्वेश्चन है कि पूरे किताब का, संपूर्ण किताब पार्ट 1 और पार्ट 2 सभी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर रखा गया है। इस प्रकार 2021 का जो क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट किया है, काफ़ी अच्छे ढंग से किया है और इसको आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे 2022 का क्वेश्चन, 2-3 क्लास उसमें हम लेंगे और उसके बाद मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। इतना मानिए कि बोर्ड में आने वाला सभी क्वेश्चन जो मैं पढ़ा दूंगा वही आएगा। इस पर आप लोग कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मेरे स्टूडेंट्स मेरे चैनल से जुड़ करके पढ़ रहे हैं वो भरोसा रखिए, मैं उस पर पूरे के पूरे आपको सार्थक और बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा देंगे। सबके सब क्वेश्चन बन जाएगा। तो मैं विशेष क्या कहूँ, आप लोग इसको पढ़िए। और आप लोगों को अब तो जानते ही हैं कि 2022 का ये आज अंतिम दिन है। यह विदाई भी बहुत अच्छे ढंग से होनी चाहिए, खुशी से, और आने वाले नए वर्षों का भी अच्छी तरह से उसको स्वीकार करें। वह आपके जो नई वर्ष, नई कामनाएं, खुशियों का ढेर सारी कामनाओं को लेकर आएंगे। हम भगवान से, ईश्वर से यही निवेदन करूंगा कि हमारे विद्यार्थियों को जो प्रथम जो तत्काल मिशन है वह रिजल्ट अच्छे आए। और यह मैं कब आएगा, जब आप जो हैं कर्मशील बनेंगे, ईमानदार बनेंगे, मेहनती बनेंगे, तभी आएगा। और अभी से भी अच्छा रिजल्ट लाया जा सकता है, बशर्ते तब मन लगा करके पढ़ते रहिए। इसमें ईमानदारी रखिएगा,
आपका जीवन सफल होगा। और इसमें मैं अहम भूमिका निभाऊंगा, बहुत योगदान दूंगा आपके अच्छे रिजल्ट के लिए। हम आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों को हमने कमिटमेंट किया था और पढ़ा रहे हैं। फ़िलहाल 2 दिनों से हम बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहे हैं, वो भी हो जाएगा। सोचने की बात नहीं है, समझने की बात है। आप अच्छे ढंग से पढ़ करके रक्षा कीजिए। तो आप लोग नए साल के शुभ अवसर पर एक यह संकल्प लीजिए कि अब आप लोगों को जो बचे हुए 20-25 दिनों में अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाइए और उसके लिए मेहनत कीजिए। हमारे चैनल से जुड़े हुए रहिए, अच्छे ढंग से पढ़िए। मैं विशेष क्या कहूँ, अंततः एक बात और कहना चाहूँगा कि मेरा जो यह पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन, उसमें मेरा एक ही प्रयास है, हर घर शिक्षा अभियान। हर घर को शिक्षित करना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, और यह ऑनलाइन से ही संभव है जो मैं कर रहा हूँ। एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस के साथ साथ मेरा 2 अन्य चैनल है, एनके बाबा जीएस क्लासेस और एनके बाबा साइंस क्लासेस। हम सभी चैनल पर मैं वर्क करता हूं और सभी चैनल पर अलग अलग मेरा सिलेबस है, और मैं आप लोगों से ही उम्मीद रखता हूं कि आप इसे पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। आपने शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा जो प्रयास है हर घर शिक्षा अभियान वह दूर दूर तक फैले और सभी को शिक्षित कर सके। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। हमेशा हैप्पी रहिए, खुश रहिए और मन लगा करके पढ़िए।